हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो देखिए, आज हम पॉलिटी का पार्ट 3 कवर करेंगे, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि आपके हरियाणा पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। और मेजरली हमारा फोकस रहेगा फेडरलिज्म की जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, जो कि आंध्र प्रदेश अभी डिमांड कर रहा है। तो देखिए, जब तक 14th फाइनेंस कमीशन थी उससे पहले तो इस प्रोविज़न का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी के अंदर स्टेट्स को बहुत सारे ग्रांट्स मिलते थे, बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस इस तरह से यहाँ पे बनाए हुए थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है उसने अब सिर्फ अब जो एक्सटर्नल लोन्स आप लेते हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू, उसमें आपको कंसेशंस यहाँ पे मिलती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है और अब उतने बेनिफिट आंध्र प्रदेश को यहाँ पे नहीं मिलेंगे अगर वो इस स्टेटस को क्लेम करते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ने ही ये जो स्टेटस है जो सबसे पहले यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया था कि मान लीजिए, देखिए हर स्टेट की अपनी स्पेशल नीड है। अगर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको ज़रूरत है कुछ स्पेशल नीड की, तो उन्हें हम स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे देंगे। तो 1969 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। इसका मेन एम यही था कि जो भी डिसएडवांटेज स्टेट हैं ज्योग्राफी को लेके हों, यानी यहाँ पे अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, आइलैंड है, या फिर इस तरह की वहाँ पे चीज़ें हैं कि मान लीजिए सोइल वहाँ पे फर्टाइल नहीं है, ज़्यादा क्रॉप नहीं उगा सकते, तो फिर वो स्टेट सस्टेन कैसे करेगी। कोई सोशल इशू हो सकता है, मान लीजिए नक्सलिज्म का, अगर कोई नक्सलिज्म कोई स्टेट फेस कर रही है ना, तो उस तरह के केसेस में वो स्टेट ग्रो कैसे करेगी। तो उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता था, ताकि फिर उसी जोग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इस तरह की जो पैरिटी हैं उनसे निकलकर वो स्टेट वहाँ पे एक डेवलप स्टेट बन पाए। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या थी कि एक तो जो स्टेट है उसमें ट्राइबल की पॉपुलेशन यानी मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए और इंटरनेशनल बॉर्डर से प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितनी इंडियन स्टेट हैं जो कि किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करती हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वो भी एक क्राइटेरिया था। इसके अलावा इनएडिक्वेट स्टेट फाइनेंसेस हैं, अगर जो स्टेट को ग्रो करने के लिए एडिक्वेट फाइनेंस नहीं मिले हैं उस केसेस में यहाँ पे दिया जाता था। अब देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रल फंड है वो यहाँ पे कोई भी स्कीम होती थी तो सेंटर उसका 90% शेयर करता था और बाकी जगहों पे ये 60 to 80% के बीच में रहता था। स्टेट को कुछ टैक्स कंसेशन भी मिलते थे और एडिशनल ग्रांट भी मिल सकते थे, ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। कुछ स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, वैसे अब तो ये यूटी बन गया है, पहले स्टेट था। इसके अलावा मेघालय है, फिर मिज़ोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है और रिसेंटली जो तेलंगाना है उसे भी यहाँ पे जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के प्रोविज़न में इंक्लूड किया, जिसमें जो टैक्स डेवल्यूशन है यानी इन स्टेट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स का पार्ट दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्टेटस फॉर मोस्ट न्यू रिक्वेस्ट लाइक आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश से भी डिमांड आ रही है, बट अब स्टेटस को ही काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है फेडरलिज्म एंड फंड्स। देखिए, फंड के बिना तो कोई इकोनॉमी काम कर ही नहीं सकती। तो रिसेंटली केरला ने ये डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेंगे पीएम श्री स्कीम को, जो कि पहले पोज कर दी गई थी, विच एम टू अपग्रेड, जिसमें 14,000 जो 500 स्कूल्स हैं उन्हें नए मॉडल इंस्टीट्यूशन की तरह अनलाइन करना है, जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 में आई थी उसका गोल भी है। और अब देखिए 2026 आ गया है, यानी ऑलमोस्ट 5+ ईयर हो चुके हैं, तो कितना इम्प्लीमेंट हम कर पाए, किस तरह के हमने प्रोविज़न यहाँ पे इम्प्लीमेंट की, कितना हमने इम्प्रूव किया है एजुकेशन को, उसका भी एक सर्वे भी होना चाहिए। अब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। तो केरला अलोंग विद तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल प्रीवियसली इन्होंने अपोज किया था ये जो पॉलिसी है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनका ये कहना था कि जो सब्जेक्ट हैं स्कूल के एजुकेशन के वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, तो यानी स्टेट और सेंटर दोनों ही उन पे
सब्जेक्ट यहाँ पे जो रूल्स हैं वो बना सकते हैं। तो सेंटर जो है उन्हें इस तरह के रूल्स को अप्लाई करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। बट फिर सेंटर ने एक स्कीम बनाई जिसका नाम था पीएम श्री स्कीम, जो कि शोकेस करती है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट पेडागोगी जो प्रैक्टिसेस हैं, डिजिटल लर्निंग हो गई, इंक्लूसिविटी यानी सारी चीज़ों को इंक्लूड करके पढ़ाना, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका एक कंपोनेंट भी है, कि किस तरह से हम मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, ताकि उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके, वो बेटर यहाँ पे एजुकेशन को ग्रैब कर सकें। तो रिपोर्ट्स का ये कहना था कि जो फेडरल फंड्स हैं अंडर समग्र शिक्षा स्कीम, देखिए ये भी पहले कांग्रेस के टाइम पे चलाई हुई स्कीम थी, समग्र शिक्षा अभियान, जिसके अंदर फ्री एजुकेशन दी जाती थी। अभी इसको विदहेल्ड कर दिया गया है, और सैलरी अरियर्स हैं जो टीचर्स के, जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, तो इस तरह की अब प्रॉब्लम यहाँ पे केरला के नॉन पार्टिसिपेशन से आने लगी थी इस स्कीम के अंदर। बट अभी केरला ने रिज्यूम कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फंड्स हैं उन्हें दे दिए जाएंगे इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्कीम के बारे में कि समग्र शिक्षा अभियान क्या था, लेकिन अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पीएम श्री जो स्कीम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें सब्ज्यूम हो गई हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फेयर शेयर के बारे में, क्योंकि रिसेंटली जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है 1 अप्रैल 2026 को। यहाँ पे जो स्टेट है वो बताएंगे कि आखिर किस स्टेट को कितना टैक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए मेजरली तो 41% स्टेट के पास रहेगा, और जो 50% है वो मतलब लास्ट टाइम तो जो 41 था वो स्टेट्स के पास था, बट ऐसा बोला गया है कि डिमांड तो की गई है कि हमें शेयर्स को, फंड को बढ़ा के 41 से 50% कर देना चाहिए। तो देखिए कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस कमीशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रिसेंटली हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको जो भी प्रेसिडेंट होते हैं हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। सबसे पहली जो फाइनेंस कमीशन बनी थी वो 1951 में बनी थी। इसमें एक चेयरमैन है और उनके अलावा 4 मेंबर होते हैं, और अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है वो हैं अरविंद पनागरिया जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन है। यूनियन गवर्नमेंट हैड रिड्यूस डिविजिबिलिटी पूल बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू थ्रू नॉन शेयरेबल सेस। अब देखिए हुआ ये रिसेंटली जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, तो उसने कई सारे जो स्टेट अपने टैक्स लिवाई करता था, जो स्टेट वो इस जीएसटी के अंदर आ गए हैं, यानी और जीएसटी में भी एक आपका स्टेट जीएसटी होता है और एक स्टेट जीएसटी होता है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और फिर इसी जीएसटी के ऊपर जीएसटी सेस भी लगाते हैं। आत्मनिर्भर भारत सेस यहाँ पे आप लोग पे करते हैं डिफरेंट जगहों पर, और कुछ सरचार्जेस यानी सेस के ऊपर भी फिर कुछ एडिशनल टैक्स दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे इंक्लूडेड हैं इस जो भी रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब बताया जा रहा है कि जो सेस और सरचार्ज हैं पहले तो 12.8% थे 2015 के टाइम पे, बट अब ये बढ़कर 18.5% हो गए हैं। और देखिए जो सेस में इशू ये है कि जो सेस और सरचार्ज हैं ये डायरेक्टली सेंटर के पास ही रहते हैं, सेंटर इन्हें स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो स्टेट हैं उनको ये लगता है कि जो उनका इफेक्टिव शेयर है, जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है, वो ड्रॉप हो गया है, 35% या 31% हो गया है। और पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी डिमांड्स और नीड्स बढ़ रही हैं, तो उनको ज़्यादा पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, ताकि वो एजुकेशन पे स्पेंड कर सकें, हेल्थ पे स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो मांग कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा शेयर्स ऑफ डिविजिबल पूल यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी देखिए जो करंट हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन है वो रिलाई करता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे। एक तो पॉपुलेशन एक पैरामीटर है, यानी 16th फाइनेंस कमीशन ने किसके बेस पे डिसाइड किया है। फिर इनकम डिस्टेंस है कि मान लीजिए किसी स्टेट में अगर रोज़गार बहुत कम है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो उस स्टेट को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ताकि वो स्टेट जो है वो सस्टेन कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पे बट स्टेट्स कह रही हैं, इसका मतलब जो लोग ज़्यादा रेवेन्यू, जो स्टेट्स हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें उन्हें तो आप फिर आप पीनलाइज कर रहे हैं।
है ना, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा तो उन स्टेट को दे रहे हैं जहाँ पे रेवेन्यू नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया एज अ होल अगर हम कंट्री को देखते हैं तो यहाँ पर जो अगर कमज़ोर स्टेट है तो उन्हें ज़्यादा पूल और फंड की ज़रूरत होती है। तो बट यहाँ पे स्टेट्स का ये मांग रखना एक आप वैलिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी इमर्जिंग नीड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। तो मणिपुर में फरवरी 2025 से ही प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, जिसमें कि जो सिक्योरिटी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बनी हुई है। स्टैटिक अगर हम देखें तो आर्टिकल 356 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू टेक ओवर अ स्टेट गवर्नेंस इफ कैन नॉट बी रन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्यों वहाँ पे जो मणिपुर में जो राइट्स हुए थे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो इसलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 355 की जो सिचुएशन है वो कहता है कि अगर मान लीजिए स्टेट अगर यूनियन की जो डायरेक्शंस हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं करता है तो उस केस में भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। दिस इज कनेक्टेड टू यूनियंस ड्यूटी अंडर आर्टिकल 355 टू प्रोटेक्ट स्टेट एंड इंश्योर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग। तो इसलिए यहाँ पे यूनियन ओवरटेक कर सकता है। तो यहाँ पे हमें फेडरल फीचर के बारे में क्या सीखने को मिला कि इंडिया एक यूनिटरी बाइस है। इंडिया एक फेडरल स्टेट तो है, फेडरल यानी जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में है, बट यूनिटरी का बाइस है, यानी जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी या फिर इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो उस सिचुएशन में सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, यानी यूनिटरी बाइस हम इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो यूनिटरी बाइस है। अ प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए जो प्रेसिडेंट रूल है, मान लीजिए आपने किसी स्टेट में अप्लाई कर दिया, बट ये जो प्रोक्लेमेशन है इसे आपको अप्रूव कराना होता है बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। वंस अप्रूव्ड, और अगर एक बार ये जो इमरजेंसी अप्रूव हो गई तो 6 मंथ तक ये कंटिन्यू रह सकती है और इसे फिर इसी तरीके से 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। बट 3 साल बाद तो आपको यहाँ पे जो स्टेट का रूल है वहाँ पे इलेक्शंस करवा के उसे रिस्टोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह से कि 3 साल एक काफ़ी लंबा समय है कि आप जो डिस्टेबलाइज रीजन है उसे स्टेबल कर पाएँ। नो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, बट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की कभी कहीं पे भी हमें यूनिफॉर्म प्रैक्टिस देखने को नहीं मिली है। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इस तरह का कोई भी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो गया है तो वहाँ पे जो असेंबली है उसे डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। कुछ जो गवर्नर्स हैं वो जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए विदाउट डाउटफुल मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल केरला में हुआ है ऐसा, पंजाब में हुआ है और 1967 में, 68 में, 69 में, यानी जहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया गया है प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करने से। इसके अलावा जो एक मेजर केस आता है प्रेसिडेंट रूल को लेके वो है SR बोमई केस, जिसमें लिमिट ये सेट की है कि जो आर्टिकल 356 है उसे तभी अप्लाई करना चाहिए जब ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो, ना कि सिर्फ लोअर ऑर्डर का इशू। कि मान लीजिए एक बार कहीं पे राइट हो गई यानी वो लोअर ऑर्डर का इशू है, उस केस में स्टेट को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके, ना कि हमें डायरेक्टली वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर देना चाहिए। और ये जो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया गया है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई हो सकता है अगर कोई भी जो कोर्ट है उनको लगता है कि किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ये चीज़ की गई है, और असेंबली है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्हें सस्पेंड करना, तो तभी तक मतलब तभी आप कर सकते हैं अगर आपके पास पार्लियामेंट का अप्रूवल है तभी। इस तरह से जो रॉन्गफुल यूज़ है ये स्ट्रक डाउन इन केस ऑफ बिहार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के केसेस को स्ट्रक डाउन किया है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो इलीगली यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उसे इम्पोज किया गया। तो ये कुछ इंसिडेंसेस हैं, बिहार है, उत्तराखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। इफ़ नो गवर्नमेंट कमांड मेजोरिटी, तो फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए जैसे नॉर्मली होते हैं, आफ्टर विच प्रेसिडेंट रूल इज़ रिवोक। तो इस तरह के यानी अगर कोई भी डिस्टेबलाइजेशन हुआ, कहीं पे राइट्स हुए या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, अगर मान ली प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है तो उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर मेजरली ये चीज़ हमें परफॉर्म करनी चाहिए कि वहाँ पे या तो नए इलेक्शंस हो जाएं, नई गवर्नमेंट आ जाए ताकि
रीजन स्टेबलाइज हो जाए और फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से होती रहे। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी के लिए ऊपर भी काफ़ी सारे आर्टिकल इस बार आए हुए थे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के 50 ईयर्स कंप्लीट हो। अगर कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरह से अभी हमने देखा कि स्टेट्स के केस में अगर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है तब। तो यूनियन के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। पार्लियामेंट में एक्सटेंड लोकसभा टर्म बाय 1 ईयर। मान लीजिए किसी भी कंट्री में, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी है तो वहाँ पे अगर लोकसभा के टर्म को फिर हम 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट, जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर भी लॉ बना सकती है, और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर है वो स्टेट पर भी फिर अप्लाई होती हैं। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को प्रेसिडेंट भी अमेंड कर सकता है। फाइनेंशियल रिसोर्स जो एलोकेट करने होते हैं यूनियन और स्टेट्स, उनको लेकर। बट देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो यहाँ पे नहीं की जा सकती, उसके लिए तो पार्लियामेंट का अप्रूवल ही चाहिए होता है। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें तो प्रेसिडेंट एक जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से ऑफ इंडिया और एनी पार्ट जहाँ पे वॉर का थ्रेट है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर आर्म रिवेलियन है, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। देखिए 1975 में जो ग्राउंड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, नॉट आर्म्ड रिबेलियन। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके ये आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है। और अभी तक नेशनल इमरजेंसी सिर्फ एक ही बार इंडिया में आई है, जो कि 1975 का एरा था उस टाइम पे। उसके बाद जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे वो एक बार हम देख लेते हैं, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे हुए थे। एक था 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसने ये किया था कि जो इमरजेंसी जो लगाई गई है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है वही फाइनल यहाँ पे और कंक्लूसिव रहेगा। आर्टिकल 352, 356 और 360 यानी प्रेसिडेंट रूल के केस में भी अप्लाई हो जाएगा, बट देखिए बाद में से चेंज कर दिया गया था। इसके अलावा फिर जो 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, चेंज द मेथड ऑफ डिसाइडिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर की जितने भी उनके इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पर देखिए बाद में इस प्रोविजन को भी चेंज कर दिया गया था और जुडिशियल रिव्यू इन प्रोसेस का हो सकता है। मेजर जो आप बोल सकते हैं एक अमेंडमेंट किया गया वो 42nd अमेंडमेंट था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड किया गया था। कुछ अच्छे प्रोविजन थे जो कि हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई थी, तो उन्हें हम आज भी फॉलो करें, वह इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा जो DPSPs और फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें एक DPSP जो 31C के अंदर उसे यहाँ पे प्राइमेसी दी गई। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है उन्हें थोड़ा कर्टेल किया गया था। फिर आर्टिकल 32A जिसने डिनाई किया था सुप्रीम कोर्ट की पावर को टू कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज, लेटर बाद में फिर इसे 43rd अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था, जो भी अगेंस्ट थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। इसके अलावा आर्टिकल 131A और 226 जो कि हाई कोर्ट की पावर है उन्हें चेक करते थे कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज के लिए, तो इन तरह की चीज़ों को बाद में रिवोक कर दिया गया था। एक्सटेंड लोकसभा टर्म, लोकसभा की टर्म देखिए अगर रिसेंट टाइम में कितनी है, लोकसभा अगर एक जनरल इलेक्शन होते हैं तो वो जो भी गवर्नमेंट चुन के आती है वो 5 साल के लिए रूल करती है, लेकिन इसको अमेंड करके 6 साल कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर दोबारा से अमेंड करके 5 साल ही किया गया था। गिव पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन वर्चुअली अनचेक्ड बाय क्लॉज 4 और 5 अंडर आर्टिकल 368। उसके बाद देखिए 368 को भी अमेंड कर दिया गया था, बट इसे भी बाद में रिवोक कर दिया गया। ड्यूरिंग इमरजेंसी जो सिविल लिबर्टीज़ होती हैं यानी सिटीजन्स के जो राइट होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जो ADM जबलपुर केस था उसमें फिर यहाँ पे एक केस हुआ और मास अरेस्ट किए गए थे अंडर लाइक मीसा, जो इस तरह के एक्ट हैं या फिर बाकी जो पोस्को एक्ट वगैरह हैं उनको लगा के मास अरेस्ट यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अब मेजर जो न्यूज़ है वो लद्दाख और JNK को लेके है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा कि आखिर वो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो कब दोबारा से
रीस्टोर करने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रोविज़न वहाँ पे स्टार्टिंग में बोले गए थे कि जम्मू कश्मीर में जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं एक बार वो सेटल डाउन हो जाएं तो फिर हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट बना देंगे। एडमिशन ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल यूनिट विद ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट में बी एडमिटेड। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अभी है, बट अभी तो वो एक यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही अभी यूटी है, इनका लीगल स्टेटस अभी यही है। अगर हमें कोई भी स्टेट इस्टेब्लिश करना है तो एक्विजिशन के थ्रू कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंडर, जैसे गोवा को किया था और सिक्किम को किया था। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट तो अंडर आर्टिकल 3 तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है इंडिया की उसे सेपरेट करके, यानी 2 स्टेट्स को सेपरेट कर देंगे। जैसे जो तेलंगाना की स्टेट है उसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। यूनिफाई करके यानी 2 स्टेट का मर्जर करके भी एक नई स्टेट बनाई जा सकती है, या फिर बाउंड्रीज को ऑल्टर करके, या फिर एरिया का नाम या फिर उसका नाम चेंज करके भी नई स्टेट्स को बनाया जा सकता है। यूनियन में डिमिनिश स्टेट एरिया बट कैन इट कन्वर्ट अ स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए ऐसा पहले हुआ है, अगर आपने यूनिफिकेशन जो इंडिया का था वो वाला चैप्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा है तो वहाँ पे कई सारी जो यूटीज़ थी उन्हें बाद में स्टेट बनाया गया था। जैसे गोवा भी स्टार्टिंग में एक यूटी ही था, बाद में इसे स्टेट का दर्जा मिला। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वैलिड हैं और स्टेट यहाँ पे कर सकता है। अब देखिए आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 का क्या एक्सप्लेनेशन, जो स्टेट है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, उसमें डिफरेंट चीज़ें चेंज करके जो पार्लियामेंट है वो स्टेट या फिर यूटी बना सकती है, नई स्टेट यूटी। और आर्टिकल 4 जो है वो मैंडेट करता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो 4th शेड्यूल है वो यहाँ पे जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनको, उनके एलोकेशन की बात करता है। तो मान लीजिए अगर कोई नया स्टेट या फिर यूटी बनता है तो उसको फिर राज्यसभा में सीट भी एलोकेट करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के चेंजेस की यहाँ पे बात की। ये प्रीवियस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। फिर कुछ टाइम के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और अभी तक वहाँ पे स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जोनल काउंसिल, क्योंकि रिसेंटली 25th जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है वाराणसी में, वाराणसी यूपी में है। ठीक है, इसे काशी भी बोलते हैं। यहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो कि एक मेजर ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। ठीक है, इस तरह के फैक्ट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। टोटल 5 जोनल काउंसिल है इंडिया में। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर बनी है इंटर स्टेट और रीजनल इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अब एक्ट के अंदर बनी है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा टोटल 5 मेजर काउंसिल हैं। एक तो नॉर्दर्न काउंसिल है, फिर सेंट्रल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है और साउदर्न जोनल काउंसिल है। और हर काउंसिल की अपनी स्पेसिफिक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। मेजरली तो जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल के, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि डिफरेंट यानी अगर मान लीजिए नॉर्दर्न स्टेट में यूपी आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, तो उसके चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इनके वाइस चेयरमैन होते हैं रोटेशनल बेसिस पे, जो भी जिस जोनल में जो स्टेट इंक्लूडेड है। मेन एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो रीजनल डेवलपमेंट है, एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हम इंडिया में कर पाएँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, फेडरलिज्म का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके पर्सपेक्टिव से हमने कवर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए, ताकि ऐसी ही वीडियो जो नए नए हम लाते रहते हैं वो आपसे मिस ना हो और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें।